में आपका स्वागत है। मेरा नाम आमोद ओक। मेरा मराठी में भी चैनल है लोकतंत्र। इस नए साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी मैं वीडियो बनाऊँ और मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र इन चीज़ों में बात करता हूँ और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नई चीज़ें आपके साथ बाँटी जाए या चीज़ों का अर्थ सरल करके आपसे बातचीत की जाए। आज जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ वो है इंडी अलायंस। ये जो अलायंस हुआ है, और बहुत इस पे बात सबने की है, तार्किक बात बहुत लोग करते नहीं हैं। होता ये है कि पॉलिटिक्स में आंकड़े भी बहुत मायने रखते हैं और लोग ये हम बहुत बार समझते नहीं हैं कि साथ आ जाना और साथ में टेबल पे बैठना, साथ में मंच पे बैठना और साथ में चुनाव लड़ना और उस चुनाव में अपने प्रत्याशियों को या जो हमारे लोग चुनाव में खड़े हैं उनको जितवाना, इसमें बहुत अंतर होता है। आप साथ बैठ सकते हैं, आप एक स्टेज पे बैठ सकते हैं, आप हाथ उठा के अभिवादन कर सकते हैं साथ में, मगर जब चुनाव में वोट मांगने की स्थिति आती है और जब एक मतदाता वोटर सोचता है कि मैं वोट दूं मेरे प्रत्याशी को या नहीं दूं, तो वो एकांगी या जिसे संकीर्ण विचार करके नहीं देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बीजेपी को या कांग्रेस को जैसे मुस्लिम वोट मिलता है। हाँ, कुछ हद तक ये सच है कि मुस्लिम वोट जो है वो एक विचार के तरफ जाता है और वो विचार ये नहीं है कि कांग्रेस अच्छा है या बीजेपी अच्छा है। वो विचार है कि बीजेपी को जो हरा सके उसको हमें वोट देना है। मगर बचे हुए जितने भी वोटर हैं और आजकल जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम वोटर भी हैं, वो भी सोचते हैं वोट देने से पहले कि वोट मैं किस कैंडिडेट को दूं। और यही मतदाता की समझ को कम आंकने का काम सबसे पहले ये इंडिया या इंडिया आघाड़ी कर रही है। समझना ये होगा कि आप इस जब ब्लॉक को देखेंगे तो विसंगतियों से तो भरा हुआ है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि विसंगतियाँ क्या है। टीवी की चर्चाओं में और बाकी यूट्यूब में जितने भी चैनल्स हैं इंडिविजुअल्स के हैं या थोड़ा थोड़ा यूट्यूब चैनल्स में भी कॉरपोरेट जगत आ रहा है, तो हम बहुत चर्चा सुनते हैं मगर कोई आंकड़े नहीं देता है। गठबंधन हो जाएगा, हर एक समाज के वर्ग को आप सम्मिलित भी कर लेंगे। आप ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हर जगह कम से कम 400 सीट ऐसी हो जहां एक ही कैंडिडेट हो, तो मोटा मोटा ये जो वेस्ट और सेंट्रल इंडिया है जैसे एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, नॉर्थ में हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, इन जगहों पे तकरीबन ये प्रयास हो गया है और यहाँ पे एक दल और उसके प्रतिपक्ष में या उसके ऑपोजिट एक दल, यही इसी तरीके का पॉलिटिकल फाइट हमेशा होता है। पिछली बार भी यही था कि आरएलडी, समाजवादी और बीएसपी का मिला के एक प्रत्याशी था जो कि तकरीबन 45% वोट शेयर है। वहीं बीजेपी था जो कि 50-51 के एवरेज से चल रही थी। बचा हुआ छुटपट 5% वोट इधर उधर था। तो तकरीबन अगर आप हिसाब लगाए तो 26 गुजरात की, 25-26 राजस्थान की, 50 मध्य प्रदेश की, 29 और 11 सीटें, 12 सीटें या थोड़ी अभी एक मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो तकरीबन ये 90 सीटें हैं। फिर आप जाइए यूपी में तो वो हो जाती है 160-70 के आसपास की सीटें हैं, 170 पकड़िए आप।
और उत्तराखंड और हिमाचल मिला के 180 सीटें है। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहाँ भी तकरीबन एक 1:1 होता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। उसमें असम सबसे बड़ा है 11 सीटों वाला। तो ये 200 सवा 200 सीटें ऐसी है जहाँ पे आ, उसमें आप बंगाल 42 भी जोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ तृणमूल कांग्रेस का है और उड़ीसा में बीजेडी है। तो ये सवा 200 सीटें तो ऐसी है जिसमें एक प्रत्याशी के अगेंस्ट बीजेपी का एक प्रत्याशी होता ही है। इसी तरीके से 2019 का भी चुनाव लड़ा गया था। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो सीरीज निकाल के कि हर एक स्टेट का जहाँ ये गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, बचे हुए 543 में से अगर 250 सीटें आप निकाल दो तो बची हुई 300 तकरीबन कुछ सीटों पे, तो वहाँ एक्चुअली परिस्थितियाँ क्या है, वोट शेयर कितना है, तो हर एक राज्य को अलग अलग हम लोग इसमें आंकड़ों के तौर पे देखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो उसमें सबसे बड़ा राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो अगर हम 2019 का 25 बंगाल का वेस्ट बंगाल का चुनाव देखें, पश्चिम बंगाल का चुनाव देखें, तो पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 जीती थी बीजेपी, 21 या 22 जीती थी तृणमूल और 2 सीटें आई थी कांग्रेस की। और कांग्रेस और सीपीआईएम सीपीएम मतलब कम्युनिस्ट का एक ब्लॉक साथ में लड़ रहा था। तो अगर हम लोग इसको वोट शेयर में बांटें, और मैं सिर्फ अभी जो दिखा रहा हूँ वो बीजेपी की जीती हुई सीटें दिखा रहा हूँ क्योंकि तृणमूल की तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए और उनका अच्छा खासा वोट शेयर है, वो तो स्टेट इलेक्शन में भी उन्होंने दिखा दिया। तो जो वोट शेयर का बाइफर्केशन मैंने किया है वो बीजेपी का वोट शेयर, टीएमसी का वोट शेयर और कांग्रेस का वोट शेयर, क्योंकि कम्युनिस्ट ने तो पार्टी कितना साथ जाएगी टीएमसी के ये बहुत मुश्किल है और उन्होंने तो बोल ही दिया है कि टीएमसी के साथ अलायंस नहीं हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग वोट शेयर के हिसाब से देखें तो जो 18 सीटें जीती है उसमें सिर्फ 4 सीटें ऐसी है जिसमें कि जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो 5% के ऊपर है। वो 4 सीटें कौन सी है? वो 4 सीटें है, आप अगर देखेंगे तो पहली सीट है दार्जिलिंग, दूसरी सीट है मालदा उत्तर, तीसरी सीट है पुरुलिया और चौथी सीट है रायगंज। ये 4 ही सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस का वोट शेयर 5% के ऊपर है। अगर आप कांग्रेस प्लस टीएमसी का वोट शेयर इन 4 सीटों में देखें तो दार्जिलिंग में वो 31% है जबकि बीजेपी का 59% है इसी सीट पे। फिर अगर आप मालदा उत्तर देखें तो बीजेपी का 37% है, 37.6। और अगर आप कांग्रेस और टीएमसी को मिलाए तो वो 53% होता है। तो यहाँ बीजेपी को डेंट कर सकते हैं ये दोनों। अगर आप पुरुलिया में देखेंगे तो बीजेपी का 49.3% है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस को आप मिलाएंगे तो वो तकरीबन वहीं 40.4, मतलब यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है, बीजेपी को तकलीफ यहाँ हो सकती है अगर ये अलायंस हो तो। और रायगंज में देखेंगे तो बीजेपी का 40% है और कांग्रेस प्लस टीएमसी का आप देखेंगे तो 41% के ऊपर थोड़ा जाता है या 42 तक पहुंचता है वो। तो ये 4 सीटें ऐसी है जहां अगर टीएमसी कांग्रेस अलायंस होता है तो बीजेपी थोड़ी सी तकलीफ में आ सकती है। बाकी अगर आप देखें तो कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि बीजेपी तकलीफ में आ सकती है। 1-2% का ही अपस्विंग या वो भी नहीं मिल रहा है। अगर अपस्विंग की हम लोग बात करें तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ वोट शेयर बढ़ रहा है, तो एक बर्धमान सीट है,
फिर उसके बाद बैरकपुर एक सीट है, मगर बैरकपुर में भी पॉइंट कुछ का फर्क आ रहा है। और जैसे करप्शन और ये सब हुआ है, तो थोड़ा बहुत वोट शेयर तो टीएमसी का भी कटेगा। अब ये वोट शेयर क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो ये वोट शेयर है, ये किस तरीके का वोट है ये भी देखना पड़ेगा, है ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने लिया है, तो मैंने एक नोटा का भी वोट शेयर लिया है इसमें। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का एवरेज वोट शेयर 3.77 है और नोटा का 1% है। तो कांग्रेस का एवरेज वोट वेस्ट बंगाल में पूरे 2019 की असेंबली सॉरी जनरल इलेक्शन में नोटा से मात्र 2% ऊपर है। ऐसे पार्टी के साथ ममता बनर्जी 10 सीट देके क्या अपने जो प्रोस्पेक्ट्स है 22 या 23 सीट से 30 सीट के आसपास जाने के, या फिर 30-32 तक पहुंची तो भी बीजेपी की 3-4 सीटें भी कम की, या 28 तक पहुंची तो बीजेपी की कुछ सीटें कम होगी, 3 या 4, वहां से उस प्रोस्पेक्ट को वो खत्म करना चाहेगी। क्योंकि कुछ भी एवरेज वोट शेयर की अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी का एवरेज वोट शेयर जो सीटें बीजेपी जीती है 2019 में, उसमें 47.55 यानी 47.55 आता है। और बी कांग्रेस प्लस टीएमसी का 42.18, मतलब इसमें भी 5.3% का अभी भी गैप है। तो सोचने वाली बात है कि ये सुनने में, ये बात जब टीवी पे करते हैं प्रवक्ता, ये बड़ा ल्यूक्रेटिव लगता है कि भाई हाँ ये अलायंस हो जाएगा तो मतलब एकदम एक कैंडिडेट कांग्रेस का वोट शेयर जुट जाएगा टीएमसी का। बट सच्चाई क्या है ग्राउंड पे? और ये वोट शेयर बीजेपी और टीएमसी को न जाके कांग्रेस को मिला है, इसका मतलब शायद ये लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड वोटर्स ऑफ कांग्रेस है। क्या ये लोग चूज करेंगे टीएमसी को वोट करना? बीजेपी को तो नहीं करेंगे, ये मान के चलते हैं। मगर क्या सारे के सारे ये 3-3.5% जाके टीएमसी के लिए वोट करेंगे? वो ये भी तो सोच सकते हैं ना कि नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की जान ली है टीएमसी ने, तो भले हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे मगर हम लोग वोट करने ही नहीं जाएंगे। तो क्या फायदा हुआ इंडिया गठबंधन का या इंडी ब्लॉक का? इंडी ही अलायंस बोलना चाहिए। तो ये टीवी वाले भी क्यों इंडिया अलायंस बोलते समझ में नहीं आता। लास्ट ए इज फॉर अलायंस, सो इट इज इंडी अलायंस, है ना। तो अब आंकड़े देखने के बाद ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो सारा गणित किया जा रहा है, क्या इसमें सही में बीजेपी की 18 से 8 हो जाएंगी? क्योंकि कुछ वोट शेयर हो सकता है कि टीएमसी का भी घटे, कुछ बीजेपी का भी घटेगा। तो मगर गणित हम लोग देखें तो 5% का गैप आज भी आता है एवरेज में टीएमसी कांग्रेस का इकट्ठा वोट में भी। सीपीएम का अच्छा है, बहुत सारी सीट पे डबल डिजिट में है, 10%, 12%, कहीं 8%। तो अब सीपीएम के साथ तकलीफ यह है कि वो नहीं जा सकते ममता के साथ। ममता के साथ जाने का मतलब है उनका वजूद खत्म, ऑलरेडी खत्म है, उससे भी और खत्म हो जाए बंगाल में। और क्या ममता ये चाहेगी अलायंस? क्योंकि कुछ भी कहे, कितना भी पॉलिटिशियन सिर्फ पॉलिटिक्स करता हो, ममता के साथ जो सुलूक किया गया है वो तो वो नहीं भूल पाएगी। जैसे कितना भी मायावती साथ जाए पॉलिटिकली, मन से तो नहीं गई थी। जो समाजवादी ने उनके साथ सुलूक किया था, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, करताओं ने, तो ये आंकड़े देखने के बाद समझने वाली बात यह है कि क्या बंगाल में जितना हल्ला किया जा रहा है उतना ये इंडी अलायंस कारगर हो पाएगा, या उल्टा होगा? अब सीएए का
नोटिफिकेशन आने वाला है रूल्स का, ये बात बोल दी है। तो जो मैतेई समाज जिसका अच्छा खासा वोट है, वो भी अगर बीजेपी को पूरी तरह 80%, किसी भी समाज का किसी भी पार्टी को पूरा वोट नहीं जाता है, हाँ 70-80% या 85% तक जा सकता है, मिलेगा, तो क्या बीजेपी को बूस्ट मिलेगा? और इस पूरे राम मंदिर के विवाद का भी तो कुछ असर हिंदू वोट पे होगा। अब तक ममता इसलिए जीत पा रही है कि 30% मुस्लिम उनको एक मुश्त मिल रहा है, या उसमें से 25% मिल रहा है, 5% सीपीआई सीपीए मतलब कम्युनिस्टों को और कांग्रेस को मिल रहा है, 5 या 6%। वो फुरफुरा शरीफ वाले हैं तो सब मिला के 5 या 8% मुस्लिम वोट खा रहे हैं। मगर हाँ, 30% में से 80% वोट इनको मिल रहा है, टीएमसी वालों को। मगर हिंदू में से भी 30% मिल रहा है, बचे हुए 60 में से भी 50% मिल रहा है, मतलब 30%। अगर उसमें से 10% कम होता है तो इसलिए जितना आसानी से सब साथ हो जाएंगे, नहीं। अगर परसेंटेज ऑफ वोट शेयर हम लोग देखें, और ये बीजेपी देख रही होगी ना ये, और ये परसेंटेज ऑफ वोट शेयर से एक तकलीफ और है कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहता है 2 से ज़्यादा सीट मांगने का जहां वो जीती है। और अगर इस वोट शेयर पे 10 सीट देती है तृणमूल, या 8 भी देती है, तो क्या तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी 22 से नीचे जाने का खतरा मोल लेगी? अगर सीपीएम साथ में आता है तो 12 या 13 सीटें देनी पड़ेंगी, क्योंकि सीपीएम की भी 5 होगी या 4 होगी। तो क्या तृणमूल कांग्रेस अपना टैली 22 से नीचे ले जाने की ये तैयार है? तो जितना सरल लगता है उतनी सरल ये राजनीति इंडिया अलायंस की है नहीं। आंकड़े हमें बताते हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि आंकड़े भी जरूरी होते हैं, क्योंकि ये वोट शेयर केमिस्ट्री से ट्रांसफर होता है, अरिथमेटिक से नहीं। और जब आपका वोट शेयर एवरेज ही 5% से नीचे 3-3.25% है, और डिफरेंस अभी भी 5% है दोनों का, टीएमसी कांग्रेस कंबाइन करके बीजेपी के एवरेज से हम लोग देखें जीती हुई सीटों पे, तो किस मुंह से कांग्रेस 8 सीट मांग सकती है? और जहां जहां कांग्रेस का वोट शेयर 5% के नीचे है, वहां कांग्रेस अगर 2 या 3 सीटों पे लड़ेगी तो कांग्रेस 100 भी नहीं पहुंच पाएगी जीतने में। तो ये जो इंडिया अलायंस है ये शगुफा अच्छा है, मगर इसका क्या होगा इन रियलिटी, ये मुश्किल है कि रियलाइजेशन इसका इंडिया अलायंस के लिए हो। ये कोई एक निर्णायक लड़ाई में बीजेपी को ला सके। मुझे तो नहीं लगता कि ये अलायंस, इंडिया अलायंस, किसी भी तरीके से बंगाल के आंकड़ों से कि बीजेपी की बहुत सारी सीटें बंगाल में कम कर पाएगा। तो दोस्तों, ये आज हमने देखा वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से हम बिहार महाराष्ट्र में देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक सॉलिड चांस है इंडी गठबंधन होने का। कि क्या आंकड़े बोलते हैं, और अगर आंकड़े ये बोलते हैं तो क्या सही में जितनी हवा उड़ाई जा रही है इंडिया अलायंस उतना निर्णायक लड़ाई के लिए बीजेपी को थ्रेट कर सकता है? दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ भी आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी ज़रूर दबाइए, और जितना दूर हो सके इसको पहुंचाइए कि ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि राजनीति कहा जाता है कि सीधे साधे आदमी को राजनीति से क्या लेना, मगर समझना ज़रूरी है। आप राजनीति में उतरिए मत, क्योंकि ये राजनीति हमारे जीवन के सारे अंगों को प्रभावित करती है। आपके बेटे के पहली कक्षा से लेके
आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, फॉरेन एजुकेशन, सब पे इस राजनीति का असर होता है। आपके जीवन पे हर एक मोड़ पे इसका असर होता है, तो इसे समझना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से आपको अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आपकी सेवा में आता रहूँगा। नमस्कार।